जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो ये जो आज पीडीएफ है ना, इसमें मैंने नियर अबाउट 4 क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं। जैसे एक वीएलडब्ल्यू का डाल दिया, एक मैंने कांस्टेबल का डाल दिया, एक मैंने पटवारी का डाल दिया और एक और कोई पेपर था किसी एग्जाम का, जेकेएसएसबी का है, वो मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ऐड कर दिए। अब इन क्वेश्चन पेपर में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं उनको हम कवर करेंगे, चाहे आप एसआई की प्रिपरेशन करें या आपका जूनियर सेशन का एग्जाम है। देखो कंप्यूटर मोर और लेस सेम ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपने जस्ट आज प्रैक्टिस करना। आज मैं ज्यादा इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें साथ साथ बताऊंगा, बट आपके लिए टेस्ट है काइंड ऑफ। तो आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है, कितना आपने पढ़ा और कैसे आपने पढ़ना और कौन सी चीजों पे आपने एम्फेसाइज करना है, वो सब चीजें आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले वीएलडब्ल्यू के पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये पेपर मैंने इकट्ठे क्लब कर लिए, आप जब भी मुझे कुछ पढ़ाना होगा तो मैं आपको यहाँ से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे वो 91 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था, तो हम 91 क्वेश्चन पे पहुंच गए। तो अब आप अपना दिमाग पूरा खोल के इस लेक्चर को देखेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सीपीयू। आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट में सीपीयू भी आता है। स्टोरेज ऑफ डाटा, अगर सीपीयू का काम डाटा स्टोर करना है तो फिर हार्ड डिस्क कंपैक्ट डिस्क क्या करेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक्स को दिखाना, तो फिर टीवी क्या कर रहे हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सीपीयू का काम है बेसिकली, आई होप यू हैव ट्राइड इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो ना, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम सीपीयू ही करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं, मैंने 2 नंबर दे दिए 5 और 3, मैं चाहता हूं इन 2 नंबरों को मैं ऐड करूं, तो भाई मैं सीपीयू ही होगा वो जो इंस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, सीपीयू में एक कंपोनेंट होता है इसका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वो क्या करेगा, अरिथमेटिक करेगा। अरिथमेटिक मतलब 5 और 3 को ऐड कर देगा। तो सीपीयू के आपको कंपोनेंट पता है ना, सीपीयू में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और इसके साथ एक मेमोरी यूनिट जुड़ा होता है, जैसे रजिस्टर वगैरह हो गया जो टेम्परेरी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या याद रखना है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम हमारा सीपीयू करता है। इसके अंदर कंट्रोल यूनिट भी होता है। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एएलयू की, तो याद करना अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये क्या करता है, अरिथमेटिक मतलब सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और लॉजिकल मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, जहां पे कुछ लॉजिक लगे वैसी चीजें परफॉर्म करता है। ये सारा काम एक कंप्यूटर में सीपीयू के थ्रू ही होता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, में कोई इतना सोचने वाला नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा इन लॉन्ग टर्म नॉन वोलाटाइल। ठीक है, वोलाटाइल वो चीज होती है जो उड़ जाती है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर लाइट बंद हुई, तो फॉर एग्जांपल आप फोन में कुछ चला रहे थे, तो फॉर एग्जांपल आपके फोन की पावर ऑफ होगी, फोन स्विच ऑफ हो गया, तो अब आपको नहीं पता कि आपने इंस्टाग्राम में कौन सी रील खोली हुई थी, तो मतलब वो आपकी वोलाटाइल मेमोरी थी। जैसे ही फोन ऑफ हुआ तो वो चली गई। बट अगर आपकी गैलरी के बीच में कोई फोटो पड़ा हुआ, तो आपके फोन ऑफ होने की वजह से वो गैलरी के अंदर से फोटो डिलीट हो जाएगा, वो नहीं ना होता है। इसका मतलब वो नॉन वोलेटाइल है। अब ये पूछा कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर कंपोनेंट है जो स्टोर करता है डाटा को लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, मतलब नॉन वोलेटाइल है। वो रैम होता है, सीपीयू होता है, हार्ड ड्राइव या मॉनिटर। देखो मॉनिटर का कोई काम डेटा स्टोर करने का नहीं है, सीपीयू तो इंस्ट्रक्शंस देता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है। मेमोरी डिवाइस यहाँ पर रैम और हार्ड ड्राइव है। रैम जो है वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल कहने का मतलब फॉर एग्जांपल आप जो अभी कंप्यूटर में काम कर रहा हूं, अगर मेरा सपोज करो ये सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो जो काम वापस में खोलूंगा वो चीज ना खुले, वो रैम का पार्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का पार्ट है, ये एक वोलाटाइल है। बट हार्ड ड्राइव जो है ना हमारी, वो एक नॉन वोलाटाइल और लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपने हार्ड ड्राइव में कोई चीज स्टोर कर ली, तो अब हार्ड ड्राइव कितने टाइम तक रहेगी और वो चीज उसी के अंदर स्टोर रहेगी, जस्ट लाइक आपका मेमोरी कार्ड, उसके अंदर जो चीज स्टोर है तो वो स्टोर ही रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, हार्ड ड्राइव। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का मेन फंक्शन क्या होता है बताओ, इंफॉर्मेशन को दिखाना, डिस्प्ले करना। क्या ये काम होता है, नहीं। इनपुट, ये तो आउटपुट डिवाइस होता है ना जो इंफॉर्मेशन को दिखाता है, जैसे आपका मॉनिटर हो गया। ठीक है, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन दिखती है। प्रोसेस करना डेटा का काम, ये तो सीपीयू का काम है। इंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर या स्टोर डेटा परमानेंटली, तो आपका इनपुट डिवाइस क्या करता है, इनपुट डिवाइस डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, नहीं। ये तो आपका जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज है वो करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी हो गया। तो बेसिकली इनपुट डिवाइस का मेन फंक्शन क्या होता है, डेटा को कंप्यूटर में ऐड करना, इनपुट करना। ठीक है, इनपुट मतलब अंदर डालना, डेटा को एंटर करना कंप्यूटर में, वो यूज होता है। अब एग्जाम में पता है क्या आ जाता है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, आपका लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। ये मैं हर बार इसलिए साथ साथ थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ये पूछता है। ट्रैक बॉल एक तरह का इनपुट डिवाइस है। आपका स्कैनर, यहां पे कंफ्यूजन होती है स्कैनर और प्रिंटर से। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट है। स्कैनर क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में, मतलब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। और प्रिंटर क्या होता है, आपके कंप्यूटर में जो चीज है उसको प्रिंट करके देता है, हार्ड कॉपी में देता है। तो प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसका ग्राफिक
टैबलेट जिसकी वजह से मैं लिख रहा हूं, तो ग्राफिक टैबलेट भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। आपका माइक्रोफोन जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, माइक जो है मेरा वो भी इनपुट डिवाइस है। फिर आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर MICR वो भी एक तरह का इनपुट है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर भी इनपुट है। आपका बार कोड रीडर भी इनपुट है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आप OMR शीट भरते हो वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्या पर्पस है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए होता है? तो परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए तो हमारा ALU है ना यार CPU के अंदर, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड रन एप्लीकेशंस, टू डिस्प्ले ग्राफिक्स, टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना किसी भी कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि उसके जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो सारे अच्छे से चलें और एप्लीकेशन उसके अंदर चलें। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन नहीं चला सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई विंडोज है, अगर आपका विंडोज है तो आपका अगर आपका सपोज करो आपका कोई कंप्यूटर है तो उसमें मैक्सिमम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। किसी की विंडो 10 है, किसी का कुछ है, ऐसा आपने सुना होगा, तो ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल एप्पल जो है, एप्पल का है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपने सुना होगा मैक ऑपरेट। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको एग्जाम पूछे व्हाट इज लाइनेक्स, तो लाइनेक्स भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद कर लेना, ठीक है। ऐसे पूछता है। फिर जैसे आप जो फोन यूज करते हो उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने सुना होगा नहीं, एंड्रॉइड फोन है, मतलब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉइड है। मतलब एक कंप्यूटर एक फोन को रन करने के लिए उसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशन वो तभी चलती है जब उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ लेता है व्हाट इज मैक OS, तो मैक OS क्या है? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपको कुछ नाम पता होने चाहिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस एंड मालवेयर। अब बताओ एक सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर से बचाएगा। आपके फोन में अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो वो उसकी फंक्शनिंग को खराब कर देता है। मालवेयर इज काइंड ऑफ, मालवेयर की फुल फॉर्म मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब अगर आपने अपने कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर से बचाना है तो आप किसका यूज करोगे? वर्ड प्रोसेसर का, एंटीवायरस का, वेब ब्राउजर का, या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, ठीक है। जो इसने टिक करा है उसमें मत जाना या खुद दिमाग लगाओ। तो अगर आपने वायरस और मालवेयर से बचाना है तो आप किसका यूज करोगे? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता क्या आ जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज नॉर्टन, ठीक है। व्हाट इज बिट डिफेंडर, व्हाट इज बिट डिफेंडर, ठीक है। ये आप नाम पहली बार सुन रहे हो मुझे लगता है। व्हाट इज कास्पेरेस्की, कास्पेरेस्की, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये चीजें पूछी जाती हैं। व्हाट इज मैकएफी, जैसे मैं अभी जिस लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ उसमें मैकएफी पड़ा हुआ है एंटीवायरस। व्हाट इज अवास्ता, ठीक है, अवास्ता। व्हाट इज एफ सिक्योर, ये सारे मैंने एंटीवायरस के नाम डाल दिए हैं, ये याद कर लो। ये सब क्या है अगर एग्जाम में आ जाए, नॉर्टन, बिट डिफेंडर, कास्पेरेस्की, मैकेफी, अवास्ट, एफ सिक्योर, ये सब क्या है? ये एंटीवायरसेस हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर पता क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका MS वर्ड हो गया ना, जहां पर आप क्या करते हो कुछ लेटर वेटर लिखते हो, ये सारा एक वर्ड प्रोसेसर में आ जाए। MS वर्ड हो गया, वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, ये आपको पता है, ठीक है। वेब ब्राउजर, ब्राउजर मतलब सॉफ्टवेयर, वेब मतलब इंटरनेट पे काम करने वाला जो सॉफ्टवेयर, दैट इज नोन एज वेब ब्राउजर। जैसे आप गूगल क्रोम में जाते हो, दैट इज अ वेब ब्राउजर। आपका सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, MS एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये सब क्या है? ये सब एक तरह के वेब ब्राउजर। मतलब ब्राउजर मतलब सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट पे काम करो। जैसे क्रोम की हेल्प से मुझे इंटरनेट में कुछ भी करना हो तो मैं कर सकता हूँ। तो ये सारे किस में आ जाते हैं? वेब ब्राउजर। देखो एग्जाम में मैं आपको क्यों ये चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन वायरस, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विच ऑफ फॉलोइंग इज वेब ब्राउजर। तो आपको पता होना चाहिए ना भाई कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा वायरस है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप इनमें से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो फिर गड़बड़ है। जैसे नॉर्टन, बिट डिफेंडर, कास्पेरेस्की, मैकेफी, अवेस्टा, एफ सिक्योर, ये सब एंटीवायरस हैं। अभी मैंने वेब ब्राउजर के कुछ नाम लिए, जैसे गूगल क्रोम है, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ब्रेव है, मोजिला फायरफॉक्स। अभी बहुत सारे हैं यार, मैं इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ना एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं आपका एक टेस्ट ले रहा हूँ और आपको चीजें बता रहा हूँ कि आपने पढ़नी कैसे है। बाकी कंप्यूटर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने हर चीज को पढ़ाया हुआ है। अगर आप उन लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को लगा लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो उनको लेक्चर्स को देखा करो, ये नहीं सोचना। एक तो मैं आपको पहली बात बताऊं, अगर मेरे YouTube में कोई भी प्लेलिस्ट में कोई ना कोई वीडियो पड़ी हुई है
अगर आप ये सोच के उसको नहीं पढ़ रहे हो कि ये वीडियो 5 या 6 महीने पहले पढ़ी थी, तो आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 6 महीने पहले भी उतनी इंटेंसिटी से पढ़ाता था, आज भी उसी इंटेंसिटी से पढ़ाता हूँ। तो आपको उन वीडियो से जरूर जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक है, तो आप उनको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मॉडम? पहले तो मॉडम की फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार। मॉडम इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि मॉड्यूलेटर जो डीमॉड्यूलेटर है इसका क्या काम है ना। हाँ, टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन, टू प्रोवाइड पावर टू द कंप्यूटर, टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट या टू स्टोर डाटा। बताओ मॉडम का क्या प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है? एक कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अवर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये याद कर लेना, ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को करने का। कुछ क्वेश्चन तो बड़े इजी हैं, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लग रहा है, बट यहीं से नॉलेज बिल्ड होती है और पता चलता है पढ़ना क्या। और साथ साथ में आपको बताता भी तो चल रहा हूँ ना क्या क्या कहाँ से आपको कवर करना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आ गया ना आपका वोलाटाइल मेमोरी, टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए वोलाटाइल मेमोरी इज रैम। रीड ओनली मेमोरी। देखो रैम और रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। आपकी हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है। प्राइमरी में रैम रोम आती है। रैम जो है वोलाटाइल है, जैसे ही आपका कंप्यूटर की पावर ऑफ हुई तो ये उड़ जाएगा। रोम रीड ओनली मेमोरी, इसमें डेटा स्टोर रहता है, ठीक है, इवन ये नॉन वोलाटाइल होती है। आप पूछ रहे हैं कि पर्पस क्या है रैम का किसी कंप्यूटर में? लॉन्ग टर्म डेटा को स्टोर करना। गलत 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 भाई, ये तो वोलाटाइल है, ये तो उड़ जाएगी, ये लॉन्ग टर्म कैसे डेटा स्टोर करेगी? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, डिस्प्ले ऑफ इमेज, डेटा इनपुट थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू डेटा, ये क्या लिखा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के लिए हम रैम का यूज करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जिसने भी ये पेपर किया उसने जल्दबाजी में गलती कर दी, लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डेटा नहीं होता। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है आउटपुट डिवाइस की? एग्जाम्पल नहीं आउटपुट। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो स्टूडेंट है जिसका भी ये क्वेश्चन पेपर होगा, इसको ये क्वेश्चन का आंसर आता था, बट इसने ना ये नोट नहीं पढ़ा। मेरे को पता चल गया ये इसकी यही गलती है, क्योंकि इसने देखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस और सबसे मिलता जुलता आउटपुट डिवाइस स्पीकर, तो फटाफट मार करके चला गया, इसने बी मार कर, बट ये गलत है। वो पूछा इनमें से कौन सा जो है आउटपुट नहीं है। आपका प्रिंटर तो आउटपुट है, वो आपको पेज प्रिंट करके हाथ में आउटपुट होता है जो इंफॉर्मेशन को बाहर देता है, ठीक है, तो प्रिंटर तो है। स्पीकर आपने अभी स्पीकर में सुन रहे होगे ना आवाज मेरी, तो स्पीकर में भी आपको साउंड जो बाहर सुनाई दे रही है, तो ये भी आउटपुट है। मॉनिटर में आपको कुछ दिख रहा है कंप्यूटर की स्क्रीन में, दैट इज ऑल्सो एन आउटपुट। कीबोर्ड इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। इसलिए मैंने आपको बोला आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, आप रट के जाओगे क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे मॉनिटर है, कोई भी डिस्प्ले स्क्रीन है, प्रिंटर है, स्पीकर है, आपके हेडफोन्स है। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को अंदर लेके जाता है, माइक, बट हेडफोन इज एन आउटपुट। प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ब्रेल रीडर हो गया, ये सब कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। ये चीजें आपको आती हैं, इतना मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, असेंबली लैंग्वेज, जावा या सी प्लस प्लस? हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो कौन सी नहीं है? असेंबली लैंग्वेज इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। सर ये क्या होता है, ये क्या है असेंबली लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होता है? देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज मतलब समझ लो कि रूल्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं जिसमें ह्यूमन कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इसमें एक सिंपल वे में समझाऊंगा, समझ लो। एक होती है लो लेवल लैंग्वेजेस, एक होती है मीडियम लेवल लैंग्वेजेस, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। मीडियम लेवल लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पूछेगा, लो और हाई मेन होती है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेजेस में हमारी दो आ जाती हैं, एक हो जाती है मशीन लैंग्वेजेस, ठीक है। मशीन लैंग्वेज मतलब 0 1, मतलब बाइनरी वाली लैंग्वेज, ये कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर सबसे इजी कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर समझता ही मशीन लैंग्वेज है। एक होती है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है? हम कोड का यूज करते हैं, क्या करते हैं हम? कोड्स का कुछ निमोनिक्स बनाए होते हैं हमने, जैसे लोड हो गया, स्टोर, ऐसे निमोनिक्स की हेल्प से अगर हम करते हैं, दैट इज नोन असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस में आती है। आपको यही पूछा था इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी नहीं है। अगर आपको पता होता है असेंबली लैंग्वेज लो लेवल में आती है तो आप कर लेते, ठीक है। फिर आती है मीडियम लैंग्वेज, जैसे सी लैंग्वेज है मीडियम। फिर होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई जैसे हम लो से हाई की तरफ जाते हैं ना, इसका मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो हमें, मतलब जो हम इस पे काम करते हैं ना कंप्यूटर, उनको इजीली समझ आ जाती है, बट लो लेवल लैंग्वेजेस हमें समझ नहीं आते। अगर मैं ऐसे लिख दूं 0 1 0 1 0 0 0 1, आपको समझ आएगा? नहीं, ये बाइनरी है, कंप्यूटर जल्दी समझ लेगा। तो लो लेवल लैंग्वेजेस जो है कंप्यूटर इजीली समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज यूजर इजीली समझता है, ठीक है।
तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल क्या है, जैसे आपकी बेसिक है, फोर्ट्रान है, जावा है, सी प्लस प्लस है, पास्कल है, ये सारी कौन सी होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। और इसी हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इन दोनों में क्या फर्क है, ये एट अ टाइम पूरा लैंग्वेज को, पूरा प्रोग्राम एट अ टाइम कंपाइल करके उसको लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आपको मैंने बेसिकली ये बताना था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें लो लेवल भी होते हैं और हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कंप्यूटर इजीली समझता है, जिसमें आ जाते हैं मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज 0 1 वाली, और असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कुछ न्यूमोनिक्स यूज होते हैं, ये भी कंप्यूटर इजीली हम नहीं समझ सकते। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस वो यूजर इजीली समझ लेता है, जैसे हम समझते हैं, जैसे सी प्लस प्लस है, जैसे फोर्ट्रान पे मैंने काम किया हुआ खुद, तो पास्कल है, बेसिक है, जावा है, ये सारी कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया, इतना डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यहाँ पर यूज करना था, ठीक है। जो आप एक्स्ट्रा बाकी चीजों में वेस्ट करते हो ना, वो यहां पर यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेस द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। देखो यार, दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं, एक है लिफो, एक है फिफो। फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मान लेते हैं, देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। एक बच्चा आ रहा है, आराम से समझना है इस कंसेप्ट को। एक बच्चा आ रहा है, वो क्या कर रहा है, आंसर शीट है उसके पास, क्या है, आंसर शीट। वो आंसर शीट ऐसे रख रहा है, ऐसे एक आंसर शीट रख रहा है, उसके ऊपर दूसरी रख रहा है, उसके ऊपर तीसरी रख रहा है, उसके ऊपर चौथी रख रहा है, पांचवी रख रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो चेक करने वाला आया वो क्या कर रहा है, इसको उल्टा नहीं करा, उसने सीधी ही पकड़ ली, जो जिसने सबसे लास्ट पे रखी थी उसने उसको सबसे पहले चेक कर लिया। ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज लास्ट में गई वो सबसे पहले बाहर निकली, दैट इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल, किसी ने, आप मान लो किसी ने 15 पेज है, पहले ने एक पेज रखा, फिर दूसरे ने उसके ऊपर रखा, तीसरे चौथे 15, ऐसे लास्ट 15th ने रखा। अब जब आया कोई चेक करने वाला, उसने सबसे पहले ये वाला उठाया जो सबसे ऊपर था, तो ये कौन सा है, जो जिसने सबसे लास्ट में रखा था उसने सबसे पहले निकाला, तो दैट इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। इसमें क्या काम करता है, क्यों इसमें काम करता है, स्टैक में होता है, एरे में होता है, या लिंक्ड लिस्ट में होता है। तो किस में होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो होता है हमारे पास बेसिकली होता है स्टार्क में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो स्टार्क होता है ना, स्टार्क में हमारे पास ये वाला फंडा यूज होता है कि जो सबसे लास्ट में आएगी वो सबसे पहले बाहर निकलेगी, ठीक है। तो फिफो में पता क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हर बच्चे को बोलूं कि आपने क्या करना है, अपनी आंसर शीट को उल्टा करके रख देना है, तो जो पहला बच्चा आएगा उसने उल्टी करके रख दी ऊपर आंसर शीट, फिर दूसरा आया उसने उल्टी करके रख दी, तीसरे ने उल्टी करके रख दी, मतलब सबने मतलब उल्टा करके आंसर शीट को रख दिया। अब जब मैं चेक करने के लिए आऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं जब इस बंडल को पकड़ूंगा, मैं इस बंडल को सीधा कर दूंगा, तो जिसने सबसे पहले रखी थी उसकी मेरे सामने आ जाएगी। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, मतलब जिसने सबसे पहले शीट रखी थी उसकी सबसे पहले मुझे दिखी, इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल होती है, ये बेसिकली किस में होता है, ये होता है क्यू में। तो क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल चलता है, और स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल चलता है। ये याद कर लेना, कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। यार एक बार वापस सिंपली बताता हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो का मतलब होता है जो जिसने सबसे लास्ट में रखा उसकी सबसे पहले कॉपी चेक होगी, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जिसने सबसे पहले रखी थी, चाहे उसके ऊपर 500 बच्चों ने रखी, बट चेक उसी की होगी जिसने सबसे पहले रखी थी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो लिफो बेसिकली स्टैक में चलता है और क्यू में चलता है हमारा फिफो, इतना आप याद कर लेना, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा एक दिमाग में कंसेप्ट बना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 101 क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम क्या करती है, एल्गोरिथम का देखो दो चीजें होती हैं कंप्यूटर में, एक होती है एल्गोरिथम, एक होती है फ्लो चार्ट। पहले खुद क्वेश्चन का आंसर करा करो या वीडियो पॉज। अब मैं हर बार नहीं बोलूंगा कि पहले खुद आंसर करो, आपको ये आना चाहिए कि आपने क्वेश्चन आपके सामने, आपने वीडियो पॉज करी, उसका आंसर पहले खुद अपने दिमाग में सोचा। अगर नहीं आया तो फिर वीडियो के एक्सप्लेनेशन सुनिए, आ गया तो वेल एंड गुड, एक दो पॉइंट और सुन लिए, बस बात खत्म, ऐसे ही पढ़ना होता है यार। व्हाट इज द पर्पस है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक कंप्यूटर में क्या करती है, एल्गोरिथम जो होती है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या क्या रूल्स फॉलो करने। जैसे मैं एक लाइन में लिखूंगा, पहले ये करो, स्टार्ट करो, फिर उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, तो ये होता है सेट ऑफ, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। तो प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। और फ्लो चार्ट पता क्या होती है, अगर इसी एल्गोरिथम को मैं अगर पिक्चर की फॉर्म में बता दूं, ठीक है, इसको पिक्चर की फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता दूं, उसको बोलते हैं, मतलब एक विजुअली बता दूं, तो उसको फॉर एग्जांपल मैं सिंबल रख दूं, ये स्टार्ट का सिंबल है, ये हमारे पास कोई इनपुट का सिंबल है, ऐसे मान लेते हैं, कोई प्रोसेसिंग का सिंबल रख दूं, कोई डिसीजन मेकिंग का सिंबल रख दूं, तो अगर मैं सिंबल्स की हेल्प से करता हूं, मतलब विजुअल तरह से करता हूं, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। मतलब फ्लो चार्ट क्या है, एल्गोरिदम को विजुअल वे में बताना। एल्गोरिदम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं आपको देता हूं कि मॉर्निंग में जल्दी उठो,
ठीक है, पहले थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो, उसके बाद नहा धो के पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, फिर ऐसे ब्रेकफास्ट करो, फिर उसके बाद दिन ऐसे करो, फिर इतना पढ़ो, फिर ये करो। अगर ये आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर मैं अगर क्या करूं, मैं सिंबल्स बना दूं, मैं वो ब्रेकफास्ट का एक सिंबल बना दूं, उसका एक सिंबल बना दूं, लंच का पढ़ने का एक सिंबल बना दूं, और वो आपको दे दूं, दैट इज फ्लो चार्ट। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज में यूज होते हैं, बट आपको मैंने सिंपल वे में बता दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन 102 में चलते हैं। Which programming paradigm is associated with objects that encapsulate data and behavior? ठीक है, तो देखो कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडिम होता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स के साथ चीज लिंक होती है और जिसमें डेटा और बिहेवियर दोनों की बात होती है। कुछ नहीं है यार, जब आप पढ़ोगे ना एमएस एक्सेस वगैरह, ये इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको रट ही लेना। एमएस एक्सेस में हमारे पास कुछ नहीं होता कि जो हमारे पास एक टेबल होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ डेटा और कोड्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कुछ डेटा और कोड्स का यूज करते हैं। डेटा और कोड्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो हमारा, ध्यान से सुनो, जो हमारा डेटा और कोड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स होता है। फील्ड्स मतलब, फील्ड्स बोलते हैं बेसिकली कॉलम्स को, और रिकॉर्ड बोलते हैं रोज को। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली डेटा और कोड की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या होता है, इस प्रोग्रामिंग पैराडिम को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम इसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ, मुझे पता है ये आपको समझ नहीं आया बेसिकली ये है क्या, इसमें करते कैसे, बट इतना मैं डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये एक मतलब कंसेप्ट है पूरा की प्रोग्रामिंग की बातें हैं सारी, कि जो मोस्टली यूज हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वहां पर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें जैसा आप इतना याद कर लो, जिसमें डेटा और कोड दोनों की हेल्प से काम होता है। ठीक है, जिसमें डेटा भी होता है और बिहेवियर मतलब समझ लो, कोड मतलब फॉर्मूला समझ लो, उसकी हेल्प से पूरा इसका प्रोसेसिंग होती है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल 1A। देखो आपने बताना है कि ये हेक्साडेसिमल है 1A, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर लाऊंगा बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपको सारे बताऊंगा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टोगोनल। ठीक है, इन सब में कैसे कन्वर्ट करते हो, इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज आपको मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, करना कुछ नहीं है, बट अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो वो बिल्कुल लेंथ में चला जाएगा चीजें। ठीक है, बट आप इसको ट्राई करो, कुछ नहीं करना। अगर आपको हेक्साडेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करो, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 1A आपका, ए का कोड देखो, 1 का तो 1 ही है। ए का कोड देखो, ए का कोड क्या होगा, ए का कोड होता है 10। ठीक है, हेक्साडेसिमल 10 होता है, तो 10 को जब भी आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप यहां से 16:0, इसको 16:1 से मल्टीप्लाई, इनको ऐड करो, जो नंबर आएगा वो डेसिमल में आएगा, फिर उस डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दो, बाइनरी में, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, पूरे लेक्चर में ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अपना दिमाग लगाना। अगर नहीं निकला तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि आई विल मतलब सर्व यू दिस। ठीक है, आपको मैं पढ़ा दूंगा ये सारा किस में कन्वर्ट करते हैं, इसके रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं करवा दूंगा आपको। क्योंकि फिर अगर मैं डायरेक्टली हेक्साडेसिमल से स्टार्ट करूंगा ना, फिर तुम्हें मुझे पहले हेक्साडेसिमल के सारे बताने पड़ेंगे, बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे मतलब एक खाली ऐसे आंसर बताने वाली बात नहीं है, इसको आप खुद ट्राई करो। तो जब आपको पहले बाइनरी, डेसिमल फिर समझ आएगा, फिर ऑक्टागोनल, फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल की बात करेंगे, जिसमें 16 तक हम नंबर्स लेते हैं, तो फिर आपको समझ आएगा, जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं 0 से 9 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में कंपाइलर का क्या काम है, इसलिए ना थोड़ा बहुत आपको मैंने उसी टाइम कंपाइलर इंटरप्रेटर वर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया था। क्या होता है कंपाइलर का काम, एक एग्जीक्यूट करना किसी प्रोग्राम को, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, डीबग करना, प्रोग्राम को मैनेज करना, मेमोरी एलोकेशन। तो बताओ प्रोग्रामिंग में कंपाइलर क्या करता है। प्रोग्रामिंग में दो चीजें आपने याद रखनी, एक तो प्रोग्रामिंग में आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस देख ली, लो लेवल लैंग्वेजेस, आपका मीडियम वाली और हाई लेवल लैंग्वेज, उनके आपके नाम भी देख लिए कौन कौन से हैं। ठीक है, अब जब भी आपको हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, उसको अगर आपने कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, जो आपने लोअर लेवल लैंग्वेज है, तो आप दो चीजों का यूज करते हो, एक आ गया कंपाइलर, एक आ गया आपका इंटरप्रेटर। किसका यूज करते हो, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी था, टू कन्वर्ट करना सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। अब अगली बात आपको यह भी पूछा जा सकता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है। कंपाइलर जो होता है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार कन्वर्ट कर देता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार जो है, अगर वो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, उसको बोलेंगे कंपाइलर। और इंटरप्रेटर जो है ना, वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, पहले एक लाइन कन्वर्ट करता है, फिर दूसरी लाइन कन्वर्ट। अगर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा तो दैट इज इंटरप्रेटर, और अगर पूरा का पूरा एक ही बार में प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कौन करता है, कंपाइलर। ठीक है, तो आई होप ये आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 105।
व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? तो कुछ फुल फॉर्म तो आप ऑलरेडी पढ़ के जाओगे ना अच्छे से, फुल फॉर्म्स के रिलेटेड तो क्वेश्चन एक दो आ ही जाते हैं। तो HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरलिंक टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजमेंट, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बताओ HTML की क्या फुल फॉर्म? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये तो सिंपल था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, प्रिंटर क्या इनपुट है? स्कैनर इनपुट है। तो प्रिंटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। यार ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको खुद करने चाहिए। वीडियो मतलब बस पॉज करो, अपने दिमाग में आंसर देखो और आगे बढ़ते चलो। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट एंड प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस? ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट को और प्रोवाइड करता है यूजर को इंटरफेस? ठीक है, कौन सा होता है बताओ? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फ्रीवेयर? कुछ नहीं है। हमें देखो, जो हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उन सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। एक होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलने में हेल्प करते हैं, और दूसरे आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन मतलब जो हमारे काम की चीजें, हमारे काम की चीजें। फॉर एग्जांपल हमने MS वर्ड खोल दिया, वहां पर हमने एक लेटर बना दिया। MS एक्सेल खोल दिया, वहां पर हमने कैलकुलेशन कर दी। पावर पॉइंट खोल दिया, वहां पर प्रेजेंटेशन बना दी। ये सब एप्लीकेशन बना जो हमारे यूजर के काम आते हैं, इसलिए इसको एंड यूजर कहते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इसमें होते हैं जो सिस्टम को चलाने में हेल्प करते हैं। तो यही बोल रहा है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए, इंटरफेस का काम करता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमारा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, हमारा डिवाइस ड्राइवर आ जाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम आ जाता है, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक में मैंने ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, दिस इज क्लियर? आई नो आज मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन उतनी ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, बट क्योंकि आज मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, आज आपका टेस्ट है, मेरा टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन खुद करने थे। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? बताओ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या करता है? देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है, उसका अगर आप सोर्स कोड चेंज कर सकते हो ना, तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। मतलब आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा चेंज वेरिएशन ला सकते हो, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट इज ऑलवेज फ्री ऑफ चार्ज, ये हमेशा फ्री ऑफ चार्ज होता है। द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड। मैंने आपको बताया ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जो ही नहीं कि हमेशा फ्री ऑफ चार्ज होगा, मतलब उसका सोर्स कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल हो, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब। जैसे लाइनेक्स जो है उसका जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो वो आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स वेब ब्राउजर फायरफॉक्स? तो फायरफॉक्स जो है ना वो ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है, मतलब आप इसका सोर्स कोड जो है चेंज कर सकते हैं। किसने बनाया? अब ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अगर देखो ये तब एक बार पहले भी मैंने डिस्कस करा था, अगर इसने आपका पूरा नाम किसी ने सुना हो ना, इसका पूरा नाम है मोजिला फायरफॉक्स। क्या नाम है? मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, तो मोजिला फायरफॉक्स इसका पूरा। अगर इसको किसी को पूरा नाम भी पता होता ना इसका, मोजिला फायरफॉक्स, तो वो इजीली इसका आंसर कर देता। क्यों? क्योंकि इसका नाम है मोजिला फायरफॉक्स, तो किसने बनाया होगा? ऑब्वियस है मोजिला ने बनाया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था, मोजिला फाउंडेशन ने बनाया था। ठीक है, तो कई बार ना आपको थोड़ा दिमाग अपना खोल के क्वेश्चंस करने होते हैं, तो क्वेश्चन हो जाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी की इन MS एक्सेस? तो MS एक्सेस में जब हम डेटाबेस में यूज करते हैं MS एक्सेस, उसमें प्राइमरी की क्या करती है? प्राइमरी की का क्या फंक्शन है? ठीक है, कुछ नहीं। MS एक्सेस में क्या होता है, हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, टेबल्स की फॉर्म में ना डेटा हम स्टोर करते हैं। इनको बोलते हैं रोज जो होती है इनको बोलते हैं रिकॉर्ड्स, और जो कॉलम्स होते हैं इनको बोलते हैं फील्ड। ठीक है, इनको बोलते हैं। अब बेसिकली प्राइमरी की जो होती है ना MS एक्सेस में, वो क्या होता है? प्राइमरी की मान लो कोई एक कॉलम हो सकता है या ग्रुप ऑफ कॉलम हो सकते हैं जो एक यूनिक वैल्यू देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये इस रो में A B ये पर्सन के नाम लिख रहा हूं DEF, तो एक ऐसी यहां पर कॉलम होगा जो इन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। मतलब उधर से हमें पता चल जाएगा ये A वाली क्वालिटी वाला है, ये B वाली क्वालिटी वाला है, ये C वाला। तो जब भी कोई चीज यूनिकली किसी रिकॉर्ड को, मतलब किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला जो कॉलम होता है, कोई फील्ड होती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। यार कुछ नहीं है, आपके पास 500 बच्चे हैं, आपके वो 500 बच्चे 500 रोज में। अब हर एक 500 बच्चों को डिफरेंशिएट करने वाला कोई एक कैरेक्टरिस्टिक होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं एक कैरेक्टरिस्टिक ले लेता हूं, उनकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ क्या, अगर इन सबको यूनिकली अलग कर रही है, तो डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम जो होगा वो एक प्राइमरी की का काम करेगा। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करना, किसी रो को आइडेंटिफाई करने वाले कॉलम को हम क्या बोलेंगे? या एक कॉलम हो सकता है या सेट ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, फील्ड हो सकती है, सेट ऑफ, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज SQL स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ MS एक्सेस? MS एक्सेस में SQL की फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी फुल फॉर्म का क्वेश्चन आ गया। SQL की फुल फॉर्म क्या है? पढ़ के बताओ इसमें से क्या आंसर है। सिस्टम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लॉजिक,
या सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं एसक्यूएल को, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ सिंगल स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं बता दूंगा। कहता है कि कौन सी टर्म यूज की जाती है एक सिंगल स्लाइड, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सिंगल स्लाइड के लिए क्या बोलते हैं? उसको शीट बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, स्लाइड या कार्ड बोलते हैं। एक सिंगल स्लाइड को पावर पॉइंट में स्लाइड ही बोलते हैं। अब क्वेश्चन में अगली बार पता क्या पूछेगा? कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स को पावर पॉइंट में क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। स्लाइड क्या होती है? जो आपको सामने दिखती है यार, वो पेज, दैट इज स्लाइड। तो स्लाइड, एक स्लाइड को स्लाइड ही बोलते हैं, और कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स को क्या बोलते हैं पावर पॉइंट में? स्लाइड डेक। क्या बोलते हैं? स्लाइड डेक। तो अगली बार ये याद कर लेना, मे बी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। स्लाइड डेक बोलते हैं। व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड्स फॉर? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको आप उठा के कैरी भी कर सकते हो, दैट इज नोन एज पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ये फुल फॉर्म तो आपको आनी चाहिए ना। व्हाट डज यूआरएल स्टैंड्स फॉर? तो यूआरएल क्या होता है? यूआरएल क्या होता है बताओ? यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब अगर आपने किसी वेबसाइट तक पहुंचना है तो हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। व्हाट डज सीसी स्टैंड फॉर इन ईमेल करना? जब आप ईमेल भेजते हो उसमें सीसी का क्या मतलब होता है? सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, कॉपी कंटेंट, कॉन्फिडेंशियल कॉपी या कंप्यूटर कॉपी। सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। एक होती है बीसीसी, दैट इज नोन एज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी, जब अगर आप सपोज करो कार्बन कॉपी की फॉर्म में भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने ए को भेजा, बी को भेजा, सी को भेजा, डी को भेजा, तो ये जब डी के पास पहुंचेगा ना, तो अगर मैं कार्बन कॉपी की फॉर्म में भेजूं तो डी को ये पता चल जाएगा कि सी को भी गया है, बी को भी गया और ए को भी गया है। बट अगर मैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी की फॉर्म में भेजूंगा तो ए को कभी नहीं पता चलेगा कि बी सी डी को भी गया, और डी को भी नहीं पता चलेगा सी बी ए को भी गया। तो कार्बन कॉपी में जब आप भेजते हो तो उसमें एक को पता चल जाता है कि किस किस के पास और वो इन्फॉर्मेशन गई है, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में पता नहीं चलता। इनके फुल फॉर्म कई बार इनका कंसेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज द कंप्यूटर वाइस? तो कंप्यूटर वाइस क्या है? एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं। वायरस को टच कर सकते हो क्या? नहीं ना, तो हार्डवेयर तो नहीं हो सकता। अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू डैमेज और इन्फेक्ट कंप्यूटर, बिल्कुल यही करेक्ट है। वायरस क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है, बट इसका काम क्या है? डैमेज करना या इन्फेक्ट करना कंप्यूटर को। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है यार, कौन सा वायरस है, कौन सा एंटीवायरस, तो आपको वायरस के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। जो भी वायरसेस के नाम है वो देख के जाना, एंटीवायरस के नाम है देख के जाना, ऐसे मत जाना एग्जाम में। हाउ डू कंप्यूटर वायरस टिपिकली स्प्रेड? तो कंप्यूटर वायरसेस कैसे फैलते हैं ये बताओ? कंप्यूटर वायरसेस कैसे फैलते हैं आपस में? तो फिजिकल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड कंप्यूटर के साथ। एक कंप्यूटर, एक मेरे लैपटॉप के बाद मैंने दूसरा लैपटॉप आगे जोड़ के रख दिया तो फिर जाएगा? नहीं। वाई ईमेल अटैचमेंट डाउनलोड इन्फेक्टेड फाइल्स? बिल्कुल। देखो ना, अगर आपकी ईमेल अटैचमेंट्स हैं ईमेल के थ्रू चल जाता है, अगर आप कुछ डाउनलोड करते हो कुछ गलत तो इन्फेक्टेड फाइल्स के थ्रू चल जाता है, तो इसके थ्रू भी जाता है, ठीक है। ओवर हीटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, इससे भी नहीं होता। वायरलेस नेटवर्क ओनली से, ये तो ओनली वाला केस आ गया, इसमें तो वैसे भी नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर वाइज? इनमें से कौन सा कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है कंप्यूटर वाइज का? नहीं है, बाकी है। स्टीलिंग पर्सनल डेटा, आपके पर्सनल डेटा को चोरी करना, क्या ये ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर वायरसेस का? आपके पर्सनल डेटा को चोरी करना? हाँ बिल्कुल है। वायरस इसलिए तो होते हैं आपकी इंफॉर्मेशन चुराने के लिए। स्लो डाउन सिस्टम परफॉर्मेंस, बिल्कुल आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को कम करने के लिए। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सिक्योरिटी, भाई वायरस एक खराब खतरनाक चीज है, तो ये अवेयरनेस क्यों फैलाएगा ऑनलाइन सिक्योरिटी? तो यही इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। डिलीटिंग और करप्टिंग फाइल, हाँ वायरस ये भी करता है, डिलीट कर देता है हमारी फाइल्स। आपको पता है आपके जब सिस्टम में वायरस आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल्स जो है वो डिलीट होना शुरू हो जाती है, इतना तो आपको पता ही होगा। Which of the following is a well-known antivirus software developed by Symantec? इनमें से कौन सा एक बहुत जाना पहचाना एंटीवायरस है जो किसने बनाया हुआ है? सिमेंटेक ने बनाया। नॉर्टन, मैकफी, अवास्टा या अवीरा, ये सारे एंटीवायरस हैं। मैकफी, अवास्टा, अवीरा भी नाम लिए थे ना इनके, नॉर्टन। इनमें से कौन सा सिमेंटेक ने बनाया आपने? ये तो कुछ रटने वाली चीजें होती है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो अगली बार के लिए याद कर लेना। क्वेश्चन आता है नॉर्टन एंटीवायरस जो है सिमेंटेक ने बनाया। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, ऑल दो मेरे पास पूरे वो हैं पढ़े हुए पेपर्स, बट आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में रिस्पांस बताओगे, फिर ऐसे में एक दो और प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए। आने वाले आप जैसे जेकेपी कांस्टेबल का जो पेपर है उसमें 15 क्वेश्चन थे, और बाकी क्वेश्चन के मिला के नेक्स्ट में चारों के चारों पेपर है, जो 3 बचेंगे वो पेपर कवर कर लेंगे। विच फीचर इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मलिशियस वेबसाइट एंड ऑनलाइन थ्रेट्स? अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर को बचाना है मलिशियस वेबसाइट से और ऑनलाइन थ्रेड से, तो आप किसका यूज करो? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।
फायरवॉल, पेरेंटल कंट्रोल्स, एंटी फिशिंग सिस्टम ऑप्टिमाइजर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके बाद कांस्टेबल का पेपर है और भी पेपर मैंने नीचे लगा दिए सीक्वेंस में। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन्हीं पेपर्स के आपको इंग्लिश भी इसी तरह करवा दूंगा। मतलब आपके साथ साथ चीजें चलेंगे, बट पैरेलली मैथमेटिकल एबिलिटीज के लेक्चर्स चल रहे हैं जेकेपी एसआई के लिए। करंट अफेयर्स के सेशंस भी आ रहे हैं जूनियर असिस्टेंट। और जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चों को मैं एक चीज बताऊं, मैंने कल से थोड़े टाइम के लिए आपके लिए जो मॉक टेस्ट है वो खोला हुआ है, ठीक है। मॉक टेस्ट का शेड्यूल ओपन किया हुआ है, तो आप मॉक टेस्ट में इनरोल कर लो सेक्शन ऑफ फुल लेंथ के लिए। मैं जल्दी बंद कर दूंगा क्योंकि जितना मेरा प्लेटफॉर्म है उस लेवल के हिसाब से बच्चे रहते हैं, बहुत सारे इनरोलमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। आपने हमारी वेबसाइट में जाना है awakeningclasses.in में, क्या awakeningclasses.in गूगल में सर्च करना और आपको मिल जाएगा। वहां पे जाकर वेबसाइट में इनरोल कर लेना टेस्ट में, ठीक है, जिसमें सेक्शन ऑफ फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी जो जेकेपी एसआई के बच्चे हैं वो मुझे मेल करें कि सर आप कब टेस्ट ला रहे हो। आई विल अनाउंस इट वेरी सून, ठीक है। थोड़ा वेबसाइट पे काम चल रहा है, उसके बाद मैं बहुत जल्दी आपको टेस्ट अनाउंस करूंगा। आपके मैं अच्छे से सेक्शनल और बिल्कुल क्वालिटी वाले टेस्ट जो है फुल एंड मॉक टेस्ट आपके मैं कंडक्ट करवा दूंगा, इसका मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं। बाकी आपके लेक्चर्स कंटिन्यूअस चल रहे हैं और कल से मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वांट की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके पढ़ो और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर ही कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो मैं करता हूं। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं आपके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है अवेकनिंग क्लासिक और फेसबुक वाला पेज है, दोनों जगहों पे डेली स्लाइड्स करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर की जा रही है, तो उनको कवर कर लेना, आपको करंट अफेयर्स की दिक्कत नहीं आएगी, ये एश्योरेंस मैं दे देता हूं, ठीक है। दिस इट फॉर टुडे। सो अपना रिस्पांस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, डू सब्सक्राइब अस एंड सपोर्ट अस बाय शेयरिंग आवर यूट्यूब चैनल विद अदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।